Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Shabir, computer science lecturer in University of South Asia and I am teaching you cloud computing. तो बेसिकली ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन है उन लेक्चर्स के लिए जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और एक लेक्चर शायद अभी मैंने अपलोड किया है क्योंकि वो बैंडविड्थ काफ़ी स्लो थी, 2-3 घंटे लगे हैं उसे अपलोड होने में। तो एक तो रात का कल का शेयर कर दिया और एक आपको अब रिसीव हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे असाइनमेंट के रिलेटेड। तो क्या क्या मसले आ रहे हैं जमशेद, रिजवान, सुहेब, आपको बताओ मुझे ताकि हम उसका कोई सोल्यूशन सर प्रोवाइड मसले करें। सबसे पहले, क्योंकि मैंने तो एक पहले जो आप आपने जब आपने असाइनमेंट तब एक आईडी बनाई थी और एक आज आईडी बनाई है, और दोनों हाँ में वो मुझे वही आ रहा है कि आप मतलब आईएएस से कर, मैंने कोई लिंक शेयर भी किया, मतलब स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। देखो दूसरा मैं जो कार्ड जब मैं कार्ड जब वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा कार्ड हालांकि मास्टर कार्ड ही है, पर वो पता हम्म, नहीं क्या एरर दे रहा है आपका 9184। वो मेरी गलती नहीं, बैंक वाले ने मुझे ये नंबर अलॉट किया है, तो वहाँ पे आ रही है ये नंबर हमारे में स्पॉटेड नहीं है। ओके। तो आपका ये इशू है। शहरियार, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर मैंने मेरा आवाज आ रही है? आ अच्छा रही सर, मेरा पहले पेमेंट का इशू था। मेरी लाइट सेल्स और इसी कोई भी सर्विस ओपन नहीं हो रही थी, ठीक है। वो कह रहा था एक्सेस नहीं है। सम हाउ आई मैनेज कि वो सारा कुछ ओके हो गया है। ओके। अब वो इधर जो लाइट सेल का अकाउंट आ रहा है, उसमें जो इंश्योरेंस बनानी है सर, उसमें हमारा कोई जोन ही नहीं है। तो हम थोड़ा गाइड करें ना, जोन नहीं ये लोगे आप आप, देखें। इंडिया का जोन सेलेक्ट कर लो। अवेलेबिलिटी जोन में इंडिया का जोन ले लो आप। मतलब आप ये यहाँ से देखें। इंडिया इंडिया का ले लो, इंडिया का आपके करीब करीब है। देख रहे हो आप? इंडिया का सेलेक्ट कर लो आप। क्योंकि बेसिकली ये जो जोन होता है ना शहरियार, ये होता है जी कि जी। मैंने आपको ये बताया था, ये जो क्लाउड वाले डाटा सेंटर्स है ना, पाकिस्तान में का कोई डाटा सेंटर नहीं है, एक भी नहीं है। तो हमारे करीब तरीन पड़ता है ये तो इंडिया। तो इसका मतलब है कि इंडिया की सर्विसेज जो हैं वो हमें एक तो लो रेट्स पे मिलेंगी और दूसरा वो ज़्यादा फास्ट होंगी, क्योंकि उनको जो सिग्नल्स हैं या डाटा है उसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा इस सिनेरियो में। तो तो आप सर जी ये एप्स और ओएस ये दोनों है या ओएस ओनली करना है? मैं बताता हूँ। अब इसमें आता है कि आपने कौन सा अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है, या आप विंडोज का वीएम यूज करोगे या आप लिनक्स। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज यूज करना चाहते हो। और दूसरा उसके सर मैंने बाद इसके लिए एक वीडियो भी यूट्यूब की शेयर की थी ग्रुप में, शायद किसी ने अगर देखी है तो वो बड़ी हेल्पफुल थी, 4-5 मिनट की वीडियो थी, बड़ी हेल्पफुल। हाँ हाँ। तो ये इस तरह से मेरा आपको ये असाइनमेंट देने का मकसद ये था कि आप बच्चों का एक इंटरेस्ट जनरेट हो। अमेजोन AWS की एक दफ़ा जॉब्स तो देखो आप कितनी हैं, हाईली पेड जॉब्स हैं और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गई, ये जो मैं लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रहा हूँ आप ये लेक्चर सुन लो, इसमें आपको पता लग जाएगा SLAs क्या होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्या हैं, EC2 कंटेनर या इसकी सर्विसेज कौन सी हैं, VM जो है वर्चुअल मशीन वो क्या है, इसके थ्रेट्स क्या हैं, डाटा स्टोर करने के लिए कोई सर्विसेज तो होती है ना। अब Amazon S3 की मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 1 दी थी कि आपने उसकी सारी सर्विसेज को नोट डाउन करना था। आपने वो किया हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने किया है। तो जब आपका इंटरेस्ट मैं चाह रहा हूँ कि जनरेट हो जाए, और कुछ बच्चे हैं जो नहीं करना चाह रहे, लाइक उन वो कहते हैं कि सर पेमेंट इश्यूज हैं, कुछ के इश्यूज हैं कि वो कहते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड लाइक डेबिट कार्ड नहीं है, हमारा इशू हुआ मास्टर कार्ड। तो उनके लिए मैं ये सोल्यूशन दूंगा कि आप लोगों को मैं एक नया टास्क दूंगा, उन उन बच्चों के लिए जो अमेजोन AWS पे काम नहीं करना चाहते, ठीक है। ये उनके लिए टास्क होगा। और वो टास्क क्या होगा कि आपने अपना जो सिमुलेटर है, क्लाउड का सिमुलेटर, सिमुलेशन का आइडिया है क्या होता है? अरहम, अरहम आपने असाइनमेंट बना ली है? अगर तो अरहम आ चुका है, मुझे लग रहा है कि अरहम क्लास में है इस टाइम। एनीवेज, तो सिमुलेशन करोगे आप। सिमुलेशन ये होती है कि आपके पास एक क्लाउड का इन्वायरमेंट है नहीं, आप खुद से तो नहीं, आपने लेट्स सपोज हमने इतना पढ़ा कि virtual, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि आपके पास डाटा सेंटर्स होते हैं, उसके बाद हमने कहा कि स्टोरेज है, फिर हमने नेटवर्किंग की बात की, कितनी बातें कर रहे हैं ना। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग अपनी कोई डाटा सेंटर या इस तरह से क्लाउड की डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हो, तो किस तरह से करोगे? अब या तो आप कन्फिगर करने के लिए, एक डाटा सेंटर बनाने के लिए प्रैक्टिस के तौर पे चीज़ें लाओ और बनाओ। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, वो आपके पास फिजिकल आईफोन 12 नहीं है किसी के पास, बट आप उसका एमुलेटर या सिमुलेटर यूज करोगे जिसपे आप टेस्ट कर लेते हो कि मेरी जो बनाई एप्लीकेशन है ये पे वर्क कर रही है कि नहीं। सेम इसी तरह से क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक सिमुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है। वो बेसिकली यूज ही होता है सिमुलेशन के लिए।
वो सिमुलेशन के लिए यूज होगा। तो आपने जो क्लाउड सिम के नाम का सिमुलेटर है, क्लाउड सिम नाम से, तो आपने उसको इंस्टॉल करना है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने असाइनमेंट नंबर 3 नहीं की, उनके लिए है ये। आपने, मैं रिटर्न में भी दे दूंगा आपको असाइनमेंट के मतलब क्लासरूम में। लेकिन आप ये समझ लो कि आपने सबसे पहले क्लाउड सिम को देखना ये है क्या। देन मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, उन लिंक्स के जरिए आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको डाउनलोड करना है। वो बेसिकली एक एक्सट्रैक्टेबल फाइल होगी, जिप फाइल, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके लिए जावा 8 आपको चाहिए होगी या उससे हायर वर्जन आपको चाहिए होगा। आपने जावा 8 को इंस्टॉल कर लेना है। देन क्योंकि जावा बेस है, तो आपने या एक्लिप्स या नेटबीन, इनमें से कोई भी इन्वायरमेंट यूज करोगे, तो आप उसमें अपना क्लाउड का एक सिमुलेटर बनाओगे, जिसमें आप डाटा सेंटर बनाओगे, आप डिफरेंट वर्चुअल मशीन बना रहे होगे टेस्टिंग के लिए, कि मेरी जो वीएम बना रहा हूँ मैं, उसकी रैम कितनी होनी चाहिए, 16 GB होनी चाहिए या जो भी। वो बेसिकली आपका एक अपना डाटा सेंटर बन जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग स्केलेबिलिटी चेक कर सकते हो, स्केल आपकी स्केल डाउन हो रही है एप्लीकेशन, या कोई नई वीएम आ रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आप उस सिमुलेटर के जरिए मैच करोगे। तो जिन बच्चों ने शहरियार, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। सर मैं पूछना ये चाह रहा था, आपने जैसे कहा है अभी हम लोग ये जो AWS में अपना होस्ट करेंगे वेबसाइट, तो सर्वर की एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैं ट्यूटोरियल्स देख रहा था तो उसमें उसने एक थर्ड पार्टी एप्स यूज की हुई थी, जेस्ले के नाम से। उससे उसने कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी, तो आया हम वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको? देखो, एक काम करने के लिए ना बहुत, इनफैक्ट वो एक नहीं है, इसके अलावा भी कई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो इस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपना जो नेटिव प्लेटफॉर्म है उसको सीखो, उस प्लेटफॉर्म पे रहो। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप को समझते हो कि यार ये काम करने के लिए मैं डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, आप ऑब्वियसली एप्लीकेशन बनाने के लिए आप उनको भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स को। बट रिकमेंडेड ये है कि आप Amazon AWS की सर्विसेज में रहो और उसकी सर्विसेज को देखो, अंडरस्टैंड करो और प्रॉपरली समझो। अभी आपने लाइट सेल पे करोगे, मैं इसके बाद आपको EC2 कंटेनर रन करवाऊंगा आपसे, आपकी वर्चुअल मशीन जो हम पढ़ते हुए आए हैं कि वर्चुअल मशीन क्या है, वो आप बनाओगे, अपनी वर्चुअल मशीन को होस्ट करोगे। देन इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि हम लोग ना एक जुपिटर नोटबुक VM पे रन करके, जिस तरह से, या एक ऐसा वेब सर्वर जो हम अपनी वर्चुअल मशीन पे रन करेंगे, जिस तरह से आपने असाइनमेंट नंबर 1 में किया था, अपने लोकल कंप्यूटर को एक वेब सर्वर बना के और आपने सर्वर चला दिया था ना, हम क्लाउड बेस करेंगे। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। बट अभी के लिए जिन बच्चों ने असाइनमेंट नंबर ये जो अभी 3rd नहीं की, वो उनको मैं नई असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने क्लाउड सिम, क्लाउड का सिमुलेटर है, उसको पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो। उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आपने एक सिमुलेटर को इन्वायरमेंट अपने लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करना है और आपने उसकी डेमो एग्जांपल को रन कर देना है बस। जब उसकी डेमो एग्जांपल रन हो गई, वो जितने स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं जो मैं बता रहा हूँ, उनके आपने स्क्रीनशॉट्स, या कोई इशू आए तो आपने गूगल की, तो उसके जो भी आपने सोल्यूशन फिगर आउट किया वो आपने शेयर कर देना। क्लियर? सर ये हम तो यही करेंगे ना, मतलब जो AWS में करना चाह रहे हैं वो तो करेंगे। AWS के प्लेटफॉर्म पे रहना चाहते हैं वो ये करेंगे। दूसरा क्लाउड सिम वाला, वो अगर ये स्क्रीन आपसे मैं शेयर, स्क्रीन आपको नजर आ रही है मेरी? यस। ओके, ये क्लाउड सिम है, इसका ये सिमुलेटर है cloudbugs.org। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर गाइडलाइन है। ठीक है, तो इसमें आपने, ये गिटहब का कोड है बेसिकली, इससे आपने इसका इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ये सारा पैकेज क्लाउड सिम का। ठीक है, और ये इसका 5 वर्जन ही आप कर लेना। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, वो आपने किस तरह से रन करनी है, तो ये एग्जांपल्स में आ जाओ तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपने इसकी पहली एग्जांपल को रन करना है। और सर ये अब टाइम आप थोड़ा आगे करेंगे, वो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था ना, एक तो मेरा हाँ, बूट रिकॉर्ड का और आज लाइट का। तक मैंने एक्सटेंड कर दिया टाइम आपका, तो सर उसमें ये तो रात तक क्या ना? नहीं नहीं, जो ये असाइनमेंट भी है, क्योंकि ये भी मैं आपको एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने नहीं किया। और जो अब आपको दो ऑप्शन हैं, या आप क्लाउड सिम पे काम करोगे या आप AWS पे काम करोगे। क्लाउड सिम पे हमने जो, आपको वेबसाइट होस्ट करके देनी है बस AWS पे। एग्जैक्टली अगर तो आप वो कर दोगे यूजिंग लाइट सेल, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने जितनी भी असाइनमेंट है, अपने टास्क हैं, वो आपने नेक्स्ट क्लास से पहले वर्ड फाइल में प्रॉपर विद डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा देनी है। और अपना जो आपका स्पेसिफिक कंटेनर है वो रनिंग होना चाहिए आपका।
सर ये आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन वाली बात नहीं समझ आई, मतलब अभी मैं बना रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे जब मैं क्लाउड पढ़ रहा था, तो जो मेरे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने जब मुझे ये समझाया था, तो ये देखो क्लाउड में ये असाइनमेंट्स थी। लेट्स सपोज ये मैंने असाइनमेंट नंबर 3 अगर सॉल्व की, तो उसके ना बेसिकली होते हैं स्टेप्स। ये देखो, ये तो आपके लिए मैंने बनाई ना, इसमें टास्क में आओ, तो लेट्स सपोज कि ये मेरी असाइनमेंट नंबर 3 थी। ये रिपोर्ट, मैं 2 की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, अगर तो मैं आपको दिखाऊं रिपोर्ट, लेट्स सपोज इस तरह से। तो आपने एक रिपोर्ट लिखनी है, जो ये देख रहे हो, ये स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं कि जिस तरह से आपने अचीव किया टास्क, ये डॉस ओपन किया, उसके बाद आपने ये रिपोजिटरी बनाई। तो ये एक एक स्टेप आपने शेयर करना होता है बेसिकली। इस तरह का मैं चाहूंगा, अगर मैं ये आपको असाइनमेंट नंबर 3 अपनी दिखा दूं जो मैंने बनाई थी, तो ये देखो, ये हमारा लिस्ट ऑफ टास्क थे। तो ये देखो, ये 2018 में मैंने क्लाउड पढ़ा था। तो आप ये देखो, मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड, इसमें मैंने बताया था क्रिएटेड अकाउंट इन डॉकर हब विद सिंपल प्रोसेस, यूजर नेम अपना बता दिया। उसके बाद मैंने किस तरह से डॉकर को रन किया, डॉकर लॉगिन किया। देन उसके बाद जो मुझे इंटरफेस मिला मैंने वो बताया। फिर मैंने किस तरह से एक एक स्टेप बताना है। फिर मैं वो जितने स्टेप परफॉर्म किए हैं, आपने कोई ना कोई स्टेप तो किया है ना। जो आपने अभी कहा कि इंडिया को मैंने सेलेक्ट किया, तो वो एक स्टेप है आपका। ये जी सारे सर, विद स्क्रीनशॉट्स। लेकिन इस तरह सर उसकी तो मैंने स्क्रीनशॉट ली ही नहीं है, ये पीछे देखो तो ना, जा पीछे। AWS के सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। ये देखो, मैंने इसके स्क्रीनशॉट दिए कि ये मैंने इसको पहले इसमें से अपनी की को जनरेट किया। देन उसके बाद मैंने इसको अपनी गेम को होस्ट किया, SSH के जरिए अपने सिस्टम पे एक्सेस किया। फिर मेरे पास जो उसके निंजन का सर्वर रन करना था। तो वो एक एक स्टेप मेंशन करना है, ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि सर फिर आप, आप टाइम भी हमें अच्छा सर अब हमें खासा दोनों दें। में से कोई एक असाइनमेंट बनानी होगी ना। हाँ बेटा, इस पे अच्छा खासा टाइम नहीं होता। आप ये देखो, आपने एक टास्क अचीव किया, मैं ये कहता हूँ कि आप किधर देखो, आपने एक काम किया, अभी मैं कहता हूँ कि क्लाउड पे लॉगिन किया। तो उसकी जो लॉगिन स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लो, नीचे लिख दो आई लॉग्ड इन इनटू AWS बाय माय यूजर नेम एंड पासवर्ड। देन आपने गेट क्लाउड सिम के इंटरफेस की स्क्रीनशॉट लो। मैं क्लाउड जो सॉरी Amazon लाइट सेल पे आया, तो मैंने ये मेरे पास ऑप्शन थी, इस ऑप्शन से मैंने अपनी ये पर्टिकुलर सर्विस को चूज किया। उसके बाद अवेलेबिलिटी थी आपके पास डिफरेंट सर्वर्स की। तो मैंने अवेलेबिलिटी जोन में से अपना इंडिया को सिलेक्ट किया, तो वो इंडिया का स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दो। लास्ट में जब आपका कंटेनर रन हो गया, तो उसका स्क्रीनशॉट है। मैं तो बेसिकली कह रहा हूँ ना स्क्रीनशॉट, ताकि मुझे असेसमेंट हो कि बच्चे ने खुद बनाया है। ऐसे तो आप किसी दोस्त का भी पकड़ के मुझे कह दोगे कि सर मैंने असाइनमेंट बना ली है, मेरे पास तो कोई सर फिर सर ऐसा दोनों करें, में से मतलब कोई एक इसी असाइनमेंट इसी करनी है ना। असाइनमेंट में दोनों मतलब इसी असाइनमेंट को एडिट करके दूसरी भी इसी में पोस्ट कर दें, वरना वो कंफ्यूजन रखे कि शायद कुछ बच्चे ने समझे ना समझे कि दोनों करनी है। नहीं इसी नहीं, असाइनमेंट में लिखते हैं ये ये सब कर लेंगे ये कर लें। है, ठीक है। लेकिन बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी लर्निंग है, और जितनी लर्निंग करोगे आपका फायदा है। और मैंने असेसमेंट करनी है, मैंने सिर्फ आपका ये IP देख के तो असेस नहीं करना ना। यूनिवर्सिटी को एक रिपोर्ट जाती है आपकी कि बच्चों ने ये काम किया है, तो वो रिपोर्ट दिखाएं। तो आपने कुछ लिखा होगा तो मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा। ओके। सर सर ये हमें जो दोनों में से सिर्फ एक असाइनमेंट करनी है। एक करनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मास्टर कार्ड का इशू है, कुछ कह रहे हैं सर वो 100 रुपया शायद नहीं देना, जो भी मसले हैं। तो उनके लिए मुझे 2 ऑप्शन रखनी है, सर। एक एक आपके लिए AWS वाली है। सर जी। जी बेटा, सोहेल सर जी। वो उसमें ना आप जो कह रहे हैं कि इसमें जो इसकी असाइनमेंट है इसमें एक एक स्टेप को परफॉर्म करके बताना है, तो सर इसमें जो सारे स्टेप्स हैं वो तो काफी सर फाइल लंबी नहीं हो जाएगी? देखो, छोटे छोटे स्टेप नहीं, मेजर स्टेप्स मैं कह रहा हूँ। आप, तो मैं सर अगर तो मैं घंटे में बना दूंगा, इतना टाइम लगेगा। आपकी हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इस तरह से बनानी है असाइनमेंट के रीडर को पता लगे कि ये काम मैंने किया है। सबसे पहले क्या किया आपने, आपने लाइट सेल की सर्विस को ओपन किया। लाइट जी सेल, सर। उसके बाद आपने उसका फ्री टियर लिया, फ्री टियर फॉर 1 मंथ। फिर आपने क्या करना है, आपने उसका कंटेनर को रन करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो IP आपका आ जाता है, आपको मिल जाता है, या उसकी जी सर। की वो आपने बता देना, उसका स्क्रीनशॉट देना है। देन नेक्स्ट जो भी स्टेप्स हैं आपने वो फॉलो करना है। उसको सर नेक्स्ट इसमें सर अब इसकी आईपी एड्रेस डेट तो क्या, सबका चेंज आखिरी होगा डेट ना? क्या, कब सबमिट करवाना है। अब मैं नेक्स्ट वीक तक रखूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट दे देना है मैंने एक, ताकि वो प्रोजेक्ट भी आप लोगों ने करना है। सर तो इसका आईपी एड्रेस तो सबका चेंज होता है, तो आपको तो पता लग जाएगा कि किसने किसका किया है। आपने स्टैटिक IP करना है अपना। ओ यार, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त का भी बना देता हूँ यहाँ पे अभी बैठ के 2 मिनट में कंटेनर, तो वो उसका भी IP आ जाएगा। जब मुझे स्टेप्स मिलेंगे कि ये इस बच्चे ने खुद किया, तो उसको मैं ठीक है सर। ग्रेड करूंगा। ऐसे ठीक है तो सर। स्टैटिक अपने 10 बंदों का बना देता हूँ अपने पे ही।
तो मैं शेयर कर दूं सर, ये मेरा सर आप डिस्क्रिप्शन कर दीजिएगा जैसे पहली असाइनमेंट की दी थी स्टेप्स वाइज, ताकि हम वो देख देख के करते जाएं। बिल्कुल मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, लिंक्स भी शेयर और कर सर दूंगा। हमारा आईपी एड्रेस तो वही होगा ना, मतलब जब आप हमें चेक करेंगे हमारा काम, तो हम आपको आईपी एड्रेस देंगे, आप अपने पास देखेंगे और रन हो रहा होगा। आपका अपना आईपी आपने मेंशन कर देना, और मैंने इस असाइनमेंट की जो आपकी जजमेंट है या इसकी ग्रेडिंग है, वो मैंने नेक्स्ट लैब सेशन में कर देनी है, सामने आके करूंगा, क्योंकि ये वो है जिसका आईपी, जैसे अरहम का भी चेक करूंगा तो उसकी मैं लाइव साइट देखूंगा, अगर वो वर्किंग है उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखूंगा, उसको ग्रेड असाइन कर दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन तो आपको वैसे अलग से भेजनी है ना? वो तो आपने ऑब्वियसली जब ग्रेड करूंगा तो आपकी डॉक्यूमेंट तो आएगी ना, जैसे ये है तो suppose सर इसको ये जो ये लाइव वेबसाइट जो हुई है हमारी, सर इसके कहते हैं कि 750 आवर्स होते हैं, अगर आप 5 मिनट के लिए भी ऑन करते हो ना वेबसाइट को, तो आपका 1 आवर की इसका ना काउंट होगा। तो सर तो इसमें इसके जो इंस्टेंस को हम स्टॉप करते हैं अगर, जब आपने असाइनमेंट बना लिया आप उसको पॉज कर दो, स्टॉप कर दो, लेकिन जब आप मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशन में आए हो, आपने अपनी मार्किंग करवानी है, ग्रेडिंग करवानी है, देन आप उसको ऑन कर दो। इसको अगर हमने खत्म करना हो तो ये आगे भी इसको सर प्रोसीजर्स का चलेगा, जैसे हम आगे लेके चलेंगे इसे कि यहीं तक है बस? नहीं, ये आपका टास्क बेसिकली इस असाइनमेंट का मतलब था आपको अमेजोन की एक वेब सर्विस है लाइट सेल की, उसका आइडिया हो जाए और आपका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको ये टास्क दिया था कि आप ये देखो कि अमेजोन पे ये फ्लेवर है, वर्डप्रेस भी कर सकते हो आप, हर काम कर सकते हो क्लाउड पे। तो मैं चाह रहा था कि बच्चों का एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाए AWS की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, जो टास्क आपको दिया है क्लाउड सिम का, ये रिसर्च बेस है। फर्दर कोई बंदा MS करना चाहेगा या कोई रिसर्च करना चाहता है क्लाउड में, तो उसमें बेसिकली सिमुलेशन करनी है। आपने क्लाउड के सिक्योरिटी थ्रेट्स या आपने क्लाउड के कोई डाटा सेंटर पे या कुछ भी रिसर्च करनी चाहोगे, तो आप अपना कोई क्लाउड आपका होगा तो है ना, डाटा सेंटर होगा, तो आप उसमें रिसर्च करोगे कि अगर ये रिसोर्स को हमने 750 GB रैम दे दी, जो कि 750 गीगाबिट रैम बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा रैम उसके लिए सपोर्टेबल नहीं है वो, मतलब जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेशन करोगे आप, तो वो सिमुलेटर आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो असाइनमेंट देने का मकसद ये है। नेक्स्ट जो मैं अब कह रहा हूँ कि ये मेरी एक असाइनमेंट थी जो अब मैंने एज टास्क असाइन कर दिया आप सब बच्चों को, कि जिसमें मैंने ऑप्शन दे दिया है कि अब कुछ बच्चे ये करेंगे, कुछ बच्चे AWS पे करेंगे। सर ये आपका सेशन कितनी देर तक चल रहा है? तो नमाज पढ़नी है सर। सेशन 6:20 तक है, आप नमाज पढ़ो, बट चल वैसे आप इंटरेक्टिव सेशन में जो भी बातें हैं इसका मैं शेयर कर दूंगा लिंक, आप उसको क्लासरूम में देख लीजिएगा। ओके, नाउ एनी अदर क्वेश्चन सर रिगार्डिंग? सर जी सर अब ये हम लोगों के सबके लिए जो है आपने एक्सटेंड की है असाइनमेंट की सबमिशन डेट? हाँ, मैंने सबके लिए शेयर किया है, क्योंकि इसमें ये होगा कि जो बच्चे अभी नहीं, जिन्होंने सिर्फ बना लिया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, उनको जी सर। डॉक्यूमेंटेशन का टाइम है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन अब करो। तो सब कोई डेमो वैसे आप साथ अपलोड कर दें कि किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ताकि बच्चों को आसानी रहे? नहीं, मैंने ये वीडियो में ऑलमोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर दी है, आप जी ये सर। वीडियो को देख लेना, सारी डेमोन्स्ट्रेशन अंदर है। जो ये असाइनमेंट है ये मैं आपसे वैसे शेयर कर दूंगा एज डेमो पर्पस, ये भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है सर। तो देख लो कि इस तरह से करना है। लेकिन ये मैंने बड़ी डिटेल में लिखी थी, आपने इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक ट्यूटोरियल, अगर मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरह करो, एक ब्लॉग पोस्ट बनानी है आपने जी अपने, सर। समझ रहे हो, जब आप ब्लॉग पोस्ट बनाते हो कोई भी, तो आपने अगर ट्यूटोरियल भी बनानी है ना, तो आप उसके इस तरह से लिखोगे कि अगला जो है ना आपके स्टेप्स को फॉलो करके वो चीज़ अचीव कर ले, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। ठीक हो गया सर। समझ आ गई ना, कि जी आपने सर। ट्यूटोरियल बनाना है, एक गाइड बनानी है उस बंदे के लिए जिसको ये काम नहीं आता। मैं समझूंगा, मैं एक न्यू यूज़र हूँ, मैं आपकी पोस्ट पढ़ूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि मैंने अगर अपनी वेबसाइट को लाइट सेल पे होस्ट करना है ना, तो मुझे ये स्टेप को फॉलो करना है जो रिजवान ने किया है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इसमें क्या पढ़ा और जो रिकॉर्डिंग है, ताकि आप कुछ सर आपने उसकी न्यू असाइनमेंट क्रिएट ना कीजिएगा, जो असाइनमेंट पहले की हुई है उसी में एडिट करके तो वो दूसरी भी डाल दीजिएगा कि आप जो उनसी हाँ, मर्जी कर लें, मैं क्योंकि उस समझ तरह वरना वो सबमिशन दूसरों के लिए मिसिंग आएगा। ठीक है ठीक है। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ याद रखना, ये नेक्स्ट वीक तक आप सब करो इसे, क्योंकि उससे नेक्स्ट वीक में मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट आपने 1 माह के अंदर अंदर सब ने करना है, ग्रुप बना लेना, और वो प्रोजेक्ट आपने ग्रुप वाइज करना है, और दैट इज ओके 15 मार्क्स। सर कितने बच्चों का ग्रुप है? 3 पर्सन उसका बना लो आप।
So let's start our discussion. तो लेक्चर नंबर 11। अच्छा बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर में हम लोग सर आएंगे। कौन है जी? मारिया। सर आपने कोई और असाइनमेंट भी अपलोड किया जो आप कहने के दोनों में से कोई भी कर लो? आयशा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं किया, अपनी असाइनमेंट नंबर 1 AWS वाली वो नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं कि हमारा मास्टर कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर वो कह रहे हैं कि सर हम मास्टर कार्ड को ऐड नहीं करना चाह रहे AWS पे। तो जब वो उसको ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो Amazon AWS की सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जब वो यूज़ नहीं करेंगे तो उनके लिए मैंने असाइनमेंट में मॉडिफिकेशन ये की है कि मैंने एक चॉइस दे दिया बच्चों को कि या तो वो ये प्रैक्टिकल बेस करेंगे, दूसरा एक रिसर्च के लिए टूल है क्लाउड सिम, क्लाउड का सिमुलेटर। तो आप उसको अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करोगे, और किस तरह कॉन्फ़िगर करोगे उसके ट्यूटोरियल्स का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपसे। वो आपने कॉन्फ़िगर करना है, देन आपने एक सिमुलेशन या एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट डाटा सेंटर का बना देना है, जिसमें आपके 2-4 VMs होंगी, एक आधा सर्वर होगा। जो भी आप अपने एग्जाम्पल 1 रन करोगे वो आपने शेयर कर देना है। 2 टास्क हो गया अब आपके, एक या तो AWS यूज करो या क्लाउड सिम्स को यूज करो। ओके, ओके सर। तो आपने कर लिया वैसे असाइनमेंट? नहीं सर वो नहीं हो रही। आप फिर सेकंड असाइनमेंट को कर लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, वो ये लिंक शेयर कर दूंगा, इस लिंक में आपने देख लेना है, इसकी वीडियोस भी आपसे शेयर कर दूंगा, तो आपको इंशाल्लाह उससे गाइड मिल जाएगी। सो इससे लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लाउड के मैट्रिसेस प्राइसिंग मॉडल को डिस्कस किया हमने। हमने ये देखा कि जब एक बंदा कोई भी क्लाउड की सर्विस को यूज़ करना चाहेगा तो उसने कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको उसने ऑब्जर्व करना है। जिसमें हमने देखा अपफ्रंट कॉस्ट होती है, ऑनगोइंग कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट थी, लॉक्ड इन कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमने देखा वो क्या होती है। इन चीज़ों को हमने एनालाइज किया, और हमने ये देखा था कि इन सब के बाद एक डिसीजन लिया जाता है। जो डिसीजन है कि मुझे अपना क्लाउड बना लेना चाहिए या फिर मुझे किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की क्लाउड सर्विस को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमने केस स्टडीज़ को देखा था, देन हमने मूव किया क्वालिटी मैट्रिसेस को, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस आ जाती है, स्केलेबिलिटी आती है और रेजिलियंसी आती है। ये 3 चीज़ें हमारी आ जाती है। परफॉर्मेंस को हमने डिफाइन किया था, ये होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग ऑन टाइम। ठीक है, कि आप टाइमली कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हो, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस। ठीक है, और रिलायबिलिटी होती है कि एक लेट्स सपोज आई हैव लैपटॉप, तो मैं इसको जब जब भी ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, लेकिन अगर ये किसी टाइम ऑन नहीं होगा, दैट इज रिलायबिलिटी, कि ये इतना रिलायबल नहीं है कि ये हर दफ़ा मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन रिलायबिलिटी होती है। बट परफॉर्मेंस ये होती है कि ये नेटवर्क जब ऑन हो जाएगा तो कितनी अच्छी स्पीड देगा, इसको मैं कोई रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे कितने टाइम में रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट इज परफॉर्मेंस। ठीक है, स्केलेबिलिटी ये होती है कि किसी भी रिसोर्स को अगर मैं स्केल अप करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मेरे लैपटॉप की मैक्सिमम ये है कि इसकी रैम को मैं 256 गीगाबिट तक इंप्रूव कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, इसकी स्लॉट मैक्सिमम इतना सपोर्ट करती है। तो ये इसकी स्केलेबिलिटी है कि इसको इतना स्केल अप कर सकता हूँ। और बाकी रिजिलियंसी का मतलब ये होता है कि अगर किसी वजह से अब मेरा सिस्टम डाउन हो जाता है या सिस्टम ड्रॉप किसी वजह से फेल ओवर हो जाता है, तो इसको किसी नए सिस्टम पे मूव करने में या रिकवरी बैकअप सिस्टम को ऑन होने में कितना टाइम लगता है, जो इस चीज़ को कहते हैं रेजिलियंट सिस्टम, बैकअप सिस्टम जिसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो आज में जो इस वीक के लेक्चर में हमने देखा कि SLA जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं, वो सर्विस क्वालिटी जो हमने बात की कि क्वालिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो हम डिस्कस करते आई हैं, इनको किस तरह से मैप किया जाए, मतलब इसको किस तरह से हमने टेस्ट करना है, या इसके लिए कौन सी बेहतरीन या अच्छी गाइडलाइन है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं क्वालिटी मैट्रिसेस के लिए। अब उसकी गाइडलाइन में पहली मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एक टेस्ट केस बना लेना है, उस टेस्ट केस को आपने SLA से मैप कर लेना है। और टेस्ट केस लाइक आप इसको इस तरह से ले लो कि फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट केस बनाता हूँ, क्लाउड पे जाने से पहले मैंने टेस्ट कर लिया कि मेरी एक एप्लीकेशन है जिसे मैं रैंडमली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, रैंडमली उसको डिस्टर्ब कर देता हूँ। तो SLA में अगर ये चीज़ मेंशन है कि आपकी एप्लीकेशन में अगर किसी किस्म की डिजास्टर आ जाती है
तो उसको बैकअप मिलेगा, बैकअप सिस्टम उसके लिए ऑन हो जाएगा। तो क्या वाकई ही बैकअप सिस्टम ऑन हो रहा है? तो ये आपने टेस्ट केस बना लेने हैं, उनको आपने SLA के साथ मैप करना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर अपनी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि 24/7 सिस्टम ऑन रहेगा, बैकअप मिलेगा आपको, स्केलेबिलिटी मिलेगी, तो क्या वाकई इस तरह है? अगर मेरे नेटवर्क पे एकदम से फॉर एग्जांपल 1000 की जगह मिलियन ऑफ पर्सन की ट्रैफिक आ जाती है, तो क्या मेरा नेटवर्क वो वर्कलोड बर्दाश्त कर सकता है या उसी टाइम फेल हो जाएगा? आप इस तरह के वर्कलोड, या अगर आपने सिक्योरिटी को चेक करना है तो आप डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक करो, किसी टेस्टर को कहो कि वो नेटवर्क पे ट्रैफिक फेंक दे, फेक ट्रैफिक, तो क्या वो उसको मैनेज करेगा? ठीक है, इन चीज़ों को कहते हैं कि आपने टेस्ट केस बना लेने हैं और उनको मैप करना है अपने SLAs के साथ। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ SLA का स्कोप अंडरस्टैंड करना भी चाहिए, ये भी एक गाइडलाइन है कि जो SLA आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट किसी भी एप्लीकेशन के लिए या किसी भी सर्विस के लिए आप यूज़ करोगे, तो उस SLA में लिखा होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल अमेजोन लाइट सेल की एग्जांपल दे देता हूँ, आप लाइट सेल की सर्विस को यूज़ करना चाहते हो, तो उसके स्कोप में क्या क्या चीज़ें फर्दर कवर हो रही हैं आपने ये पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल SLA में आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटाबेस यूज हो रही है। ठीक है, अब लाइट सेल में आप डेटाबेस के टेबल भी बना रहे हो, वर्डप्रेस में टेबल बना रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो लाइट सेल की सर्विस है इसने अपने स्कोप में ये नहीं लिखा हुआ कि मेरी डेटाबेस की सर्विस जो आपकी है उसको भी हम बैकअप देंगे। तो क्या हुआ, आपने उसके स्कोप को नहीं पढ़ा, जब अंडरस्टैंड किया तो आपने कहा लाइट सेल है तो मुझे बैकअप मिल जाएगा, शायद वो आपके कंटेनर के लिए बैकअप दे रहा है आपको, बट डेटाबेस की बैकअप वो नहीं दे रहा, उसने अपने स्कोप में नहीं लिखा, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, तो किसी वजह से आपकी डेटाबेस फेल हो जाएगी, तो वो आप क्लेम ही नहीं कर सकते। उसने कहा कि हमने SLA में मेंशन नहीं किया, हमारे स्कोप में देखो आप। ठीक है, तो आपको अपने स्कोप को, जो SLA का स्कोप है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। दूसरा, जो गारंटीज होती हैं, जो चीज़ें ये कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि 24/7 सिस्टम ऑन रहेगा या स्केलेबल है या वर्कलोड बैकअप सिस्टम बनते हैं, इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी बातें हैं वो सब आप लिख लो, ये गारंटीज होती हैं उनकी कि हमारा सिस्टम इतनी देर चलेगा, आप लिखो। किसी वजह से जब उनकी ये गारंटीज पूरी ना हो तो आपके पास रिटर्न में तो है ना, ये जो चीज़ें थी इनमें से ये चीज़ मैप नहीं कर रही, तो आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद कुछ पेनल्टीज होती हैं जो ये डिफाइन करते हैं, मैंने आगे लिंक शेयर किया आपसे, ये देखें, ये इसका एक लिंक है, इसको ओपन करते हैं। इसमें आप देखें कि ये इनका SLA का Amazon AWS लाइट सेल का, इसका एक आप देख रहे हो बच्चों कि इसमें प्रॉपर एग्रीमेंट्स हैं, ये हैं आपके SLAs, सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। क्या सबको स्क्रीन नजर आ रही है? दूसरे ब्राउजर की, ये मैंने अपना क्रोम का ब्राउजर ओपन, यस सर आ रही है। ये क्रोम की सर भी आ रही है। ये वाली, ये नजर आ रहा है SLA? यस सर। ओके, सो यस सर। देखो ये इसकी सर्विसेज हैं जो AWS आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसके SLA में देखते हैं क्या लिखा हुआ, हम एक SLA पढ़ते हैं, देखते हैं। आप बिजनेस लेवल एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, क्लाउड वॉच को नहीं देखते, आपने लाइट सेल के डॉक्यूमेंट DB डायनामो DB को भी छोड़ देते हैं। EC2 की ये सर्विस आपने पढ़ी होगी, बट इसका SLA देखना पड़ेगा, तो आपने यहाँ से देखना है। हम देखते हैं लाइट सेल, क्योंकि बच्चे लाइट सेल पे काम कर रहे हैं तो उसको देखते हैं यहाँ पे किधर ही है। ठीक है, अब ये लाइट सेल के लिए दो है, Amazon लाइट सेल मैनेज डेटाबेस और ये है ब्लॉक स्टोरेज, हम डेटाबेस वाली पे जाते हैं। ये है जी इसका 15 मार्च को इसका लास्ट अपडेट थी SLA में। तो देखें इसमें जो चीज़ें हैं क्रेडिट्स में, देखो आप, ये वो पेनल्टीज हैं जो मैं पेनल्टी की बात कर रहा था कि इसमें ये कितने कह रहे हैं जी, AWS विल कमर्शियली रीजनेबल एफर्ट किस चीज़ पे कर रहा है कि ये आपकी परफॉर्मेंस 99.95% दे रहा है आपको, और दैट इज ह्यूज कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी सर्विस आपको दे रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर ये 99.95% से आपकी सर्विस, इनकी सर्विस कम होती है, लेट्स सपोज मंथली अप टाइम लेस देन 99.95, लेट्स 99.94% भी हो जाता है ना आपका एक महीने में 0.1, तो वो आपको आपकी कितनी 10% क्रेडिट बैक देंगे, आपको पैसे वापस करेंगे आपको। अगर वो 95 से भी कम हो जाता है, लेट्स सपोज 95% सर्विस आपकी ऑन रही, बट वो जो 5% सर्विस बंद रही है,
100% आपको वो पैसे वापस देंगे अपने कस्टमर को, 100% क्रेडिट बैक मिलेगा। तो अब जब आपको ये चीज पता है, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से अभी लास्ट डेज में यूट्यूब का सर्वर बंद हो गया था 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, गूगल क्लासरूम भी बंद हो गया था, ठीक है, तो क्या होगा, अगर AWS इस तरह से बंद हो जाता है, आपकी सर्विस 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए बंद रहती है, तो वो अगर इसकी परसेंटेज 95% से कम हो गई ओवरऑल आपकी, तो वो 100% आपको पैसे वापस देंगे। ये इन्होंने अपनी गारंटी दी हुई है, ये आपको क्रेडिट बैक देंगे। उसके बाद ये आपके पेमेंट के बारे में वो बता रहे हैं, ये SLA में हर चीज उन्होंने रख दी हुई है, ठीक है, कि ये चीजें हम कवर करेंगे, जो चीजें वो कवर नहीं करेंगे वो भी उन्होंने मेंशन की हुई है। ओके, तो ये SLAs हैं, इनको आपने प्रॉपरली पढ़ना है। लेट्स सपोज मशीन लर्निंग है, लाइट सेल के ये ब्लॉक स्टोरेज को देखो, इसमें जो सर्विस के साथ इंक्लूडेड कौन सी है ये देखें, इसमें लाइट सेल के इंस्टेंस के साथ वो कवर किसे कर रहे हैं, ब्लॉक स्टोरेज को भी कवर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना स्कोप में अगर मैं लाइट सेल को यूज करूंगा तो इसमें दो सर्विसेज कवर हो रही हैं, एक आपका इंस्टेंस, दूसरी आपकी स्टोरेज। और क्रेडिट में ये 99.99% से अगर कम हुई आपकी तो वो 10% देंगे। 99.99% बच्चों, ये बहुत बड़ी बात होती है। और 95% से कम हो गए तो वो आपको टोटल कैश बैक दे देंगे आपका, ठीक है। वो किस तरह से पैसे वापस मिलेंगे, उसके पेमेंट प्रोसीजर वो आपको बता रहे हैं कि आपने क्लेम करना है, जब आपके कोई इस तरह की माल फंक्शनिंग हुई है तो वो आप उसे क्लेम करोगे, उसकी बेस पे वो रिक्वेस्ट होगी। ये सारा उन्होंने एक्सक्लूजन भी लिख दिया है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये वो SLAs हैं जिनको आपने प्रॉपरली रीड आउट करना है, जो मैं ये बता रहा हूँ ना, अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ SLA बिफोर यूजिंग एनी सर्विस। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी सर्विस को यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मारिया सोचती है कि मैंने क्लाउड पे काम करना है, तो वो एज अ क्लाउड कंसल्टेंट या एज अ क्लाउड जो एक्सपर्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में चली जाती हैं, तो उधर ये सर डिसीजन। मेरा नाम मायरा है, मारिया नहीं है। ओके मायरा, तो मायरा ने ये डिसीजन लेने हैं कि मायरा ने डिसीजन ये देना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आई है, उसको क्या वाकई ही क्लाउड पे मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मायरा ये ऑब्जर्व करेगी सारा अपनी नॉलेज की बेस पे। और ये चीज़ें मैंने आपको कितने लेक्चर्स में बताता आ रहा हूँ, आपने किस तरह देखनी है, कैसे कैसे मेजरमेंट करनी है, कौन से थ्रेट्स हैं, कौन से इसके काउंटर मेजर्स हैं, ये सब आपको बता रहे हैं। इन पे किस तरह से रिस्क अवेलेबल है, किस तरह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ों को जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, देन यू आर गुड टू गो। आप किसी को डिसीजन दे सकते हो कि आप क्लाउड पे ना आओ। अगर आप Amazon AWS पे आ रहे हो तो आप GoDaddy पे चले जाओ, GoDaddy आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये कंसल्टेंट इस चीज़ के भी पैसे लेते हैं, ओके, बताने के, आपको कंसल्ट करने के। देन आपने अपना स्कोप को जब आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट द गारंटीज, जो ये गारंटी दे रहे हैं। लेट्स सपोज ये आपको एग्जांपल लेके चलते हैं, ये गारंटी है, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना, ये गारंटीज हैं, ये ठीक है, ये गारंटी है, ये गारंटी है, इनको डॉक्यूमेंट कर लो, रख लो पास, क्योंकि वो बाद में चेंज भी हो सकती है। अभी ये लास्ट अपडेट है इस टाइम का, लेकिन आपने सर्विस खरीदी है, लेट्स सपोज मैंने अभी सर्विस खरीद ली है, और जब मैंने खरीदी है मैं इनके साथ इस एग्रीमेंट पे बाउंड हुआ हूँ। ये जो एग्रीमेंट अभी है इस पे मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज कर देते हैं, इसको क्या पता वो चेंज करते हैं, बट अगर मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है जब मैंने इनसे एग्रीमेंट किया है तो मैं उस पर क्लेम कर सकता हूँ। दैट इज वाई डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी। समझ रहे हो आप बात। देन डिफाइनिंग द पेनल्टीज, द पेनल्टी, ये जो पेनल्टी मैंने आपको बताई है, किधर गया, इसको ना मैं जैसे इसमें ही ओपन कर लेता हूँ। या ओके, तो ये देख रहे हो जो पेनल्टीज, ये पेनल्टी इन्होंने डिफाइन किया है क्रेडिट परसेंटेज की फॉर्म में। इसको आपने डिफाइन करना है, लिख लेना है कि 10% 99.99 से है, 95 से कम होगी तो मुझे मेरे पूरे पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने क्लियरली डिफाइंड इन SLA डॉक्यूमेंट में क्लियरली डिफाइन द पेनल्टी। यार अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज। ओके, तो एक चीज तो ये है कि पेनल्टीज को भी आपने राइट डाउन कर लेना है, डिफाइन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में है SLA मॉनिटरिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट पार्टी। ये भी चीज देखनी है कि ये जो SLA में चीजें डिफाइन की गई हैं, ये जो SLA में चीजें लिखी हुई हैं, इनको मॉनिटर कौन कर रहा है, ठीक है। इनकी मॉनिटरिंग क्या ये खुद ही कर रहे हैं AWS वाले, या कोई थर्ड पार्टी से मॉनिटरिंग करवा रहे हैं।
अगर तो वो खुद कर रहे हैं तो वो बायस हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी है वो बायस नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपने देखना है, कंसिडर करना है गाइडलाइन के तौर पे है कि उसको जो आपके SLAs हैं जिनको आप पढ़ रहे हो वो मॉनिटर कौन कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद डाटा आर्काइव, ये गाइडलाइन है कि आप जब भी अपना डाटा डिलीट कर देते हो, लेट सपोज आपने 1 माह के लिए Amazon AWS को यूज़ किया या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ किया, उसके बाद आप चाह रहे हो कि मेरा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो गूगल ड्राइव से भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अब मेरे लिए ऑनलाइन, मैं चाहता ही नहीं कि वो मेरी ऑनलाइन अवेलेबल इंफॉर्मेशन रहे। तो आपने ये भी मॉनिटरिंग करनी है कि क्या वाकई ही वो डाटा आर्काइव से ख़त्म हो गई, जिस तरह वो कहते हैं SLAs में लिखा होगा कि आपकी जब डिलीट कर देंगे तो उसके बाद ये शोट ही देते हैं कि बैकअप डाटा से भी, आपका डाटाबेस से भी आपका डाटा रिमूव कर दिया जाएगा। क्या वाकई इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो ये भी आपने चेक करना है। दिस इज ऑल्सो अ गाइडलाइन। बाद में अब जब हमने ये गाइडलाइंस देख ली, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी क्लाउड की सर्विस को यूज़ करना चाहोगे आप SLA को देख लोगे एक दफ़ा, जब आपने पैसे लगाने हैं। अभी तो फ्री में यूज़ कर रहे हो तो आप SLA को क्या, आप किसी चीज़ को नहीं देख रहे, लेकिन जब आपके अपने पैसे लग रहे होंगे तो आप एक एक चीज़ को देखोगे, एक एक रिसोर्स को देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक रिसोर्स पे भी आपको पैसे बढ़ेंगे। और मोस्टली क्या होता है, कई सर्विसेज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, आप अभी काम करना स्टार्ट करोगे आप देखोगे कि आपने कोई एक सर्विस चलाई, किधर गई, आपने इधर लाइट सेल की सर्विस लेट सपोज आपने एक चला दी, तो उसके साथ आपकी 2-4 सर्विसेज उसके साथ बाई प्रोडक्ट है चल जाती हैं, फिर उनके चार्जेस भी आपको पड़ेंगे। रूट यूजर, ओके, ये देखें ये सर्विसेज में ना आप मैं अगर इसे कहता हूँ कि मैं EC2 का अगर कंटेनर रन करूंगा कोई भी, तो जब मैं इसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ कि इमेजेस का भी कॉन्सेप्ट आगे होगा, उसको भी हम थोड़ा सा देखो। ये इंस्टांस देख रहे हो, अब यहाँ पे 2 कोई इंस्टेंस चल रहे हैं, अब ये देखते हैं कौन से हैं। अब ये मुझे भी नहीं पता, देखो ये 2 इंस्टेंस मेरे स्टॉप हुए हैं ना, ये मैंने पता नहीं कब के बनाए हुए हैं और छोड़ दिए हुए हैं, ये मेरे 2019 में बनाए गए थे। ठीक है, और ये अभी तक 2019 में बनाए थे और ये देखो अभी तक स्टॉप किए हुए हैं मैंने, इनको दोबारा स्टार्ट करना होगा तो लॉन्च कर दूंगा, ये मेरे लॉन्च हो जाएंगे। बट ये मुझे पैसे कैसे पता लगा, जब मैंने इधर से अपने देखे कि ये मेरे इंस्टेंस 2 पड़े हुए हैं। आपने अगर नया करना है तो आप इसे लॉन्च करो, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी एक EC2 की VM रन हो जाएगी, वो आपसे पूछेगा आपने लिनक्स बेस्ड VM को चलाना है या आपने ये देखो अब वो आ गया ना Amazon लिनक्स बेस्ड VM है। और यहाँ पे एक इनकी ना हम देखते हैं कोई फ्री में पड़ी हुई है, इधर इनकी फ्री में भी होती हैं, अभी देखते हैं हम, फ्री टायर में ये पड़ी हुई है। अब ये 2 हैं, ठीक है। अब मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने फ्री में ये रेड हैट की एंटरप्राइज यूज़ करनी है, 64 बिट आर्म SSD भी इसमें पड़ी हुई है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। अगर अब ये देखें, ये माइक्रो जो है, माइक्रो में मुझे क्या मिल रहा है, एक वर्चुअल CPU दे रहे हैं और 1 गीगाबिट ऑफ रैम मिल रही है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं इसकी कोई और सर्विस लेट सपोज मैं ये वाली यूज़ करना चाह रहा हूँ लार्ज, तो लार्ज में मुझे क्या मिलेगा, 8 वर्चुअल CPUs, 32 GB रैम मिलेगी साथ। ठीक है, और साथ मुझे नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या मिलेगी, 5 गीगाबिट की। तो इसके मुझे पेमेंट कितनी पड़ेगी वो आगे मुझे फिर पेमेंट भी पता लगेगी कितने पड़ेंगे जितना मैं यूज़ करूँगा। तो ये इस तरह से जब आप इसको कॉन्फ़िगर करते हो, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, रिव्यू एंड लॉन्च इसको करेंगे, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये आपको असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह, आप इस पे करोगे। बट अभी के लिए जो बताने की रीज़न थी कि जिस तरह से ये मैं मैनेज कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, IP की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद मैंने कोई मॉनिटरिंग ऑन करनी है, इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंशियल टर्मिनेशन, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, शट डाउन अगर करूंगा तो ये स्टॉप हो या टर्मिनेट हो। ठीक है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं एज अ क्लाउड कंज्यूमर कर रहा हूँ। तो ये जितना इंटरफेस मुझे प्रोवाइड किया गया है, ये एक इंस्टेंस को या एक सर्विस को मैनेज करने के लिए है, समझ रहे हो आप। तो इसको आपने बस अपने माइंड में रखना, अभी हम डिस्कस करते हैं। अब है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। अब ये जो एक्चुअल VM है, लेट सपोज जो वर्चुअल मशीन में होस्ट करूंगा इसके जरिए,
ठीक है, मैं कोई भी वीएम होस्ट करता हूँ EC2 पे, अगर मैं आता हूँ लाइट सेल को छोड़ा, हम EC2 पे बात कर रहे हैं, मैं EC2 की कोई भी वीएम, अच्छा उसने कहा आप चेंज करना चाहते हो, मैं कहता हूँ हाँ, अगर मैं कोई भी वीएम होस्ट करना चाहूंगा तो मुझे एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया, देखो ना फैमिली T2 टाइप उसकी लार्ज है, लेट सपोज मैं फ्री टायर में देखता हूँ कौन सी पड़ी हुई है, इसमें फ्री तो आई थिंक नहीं है अभी कोई भी, तो T2 में हम देखते हैं, ये है फ्री टायर, ठीक है, मैं ये फ्री वाली अवेलेबल कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको रिव्यू एंड लॉन्च पे आओ और इसको मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो ये मुझे वो बता रहा है कि एक वर्चुअल सीपीयू मिलेगा, 1 GB ऑफ रैम मिलेगी, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो मुझे करनी पड़ेंगी। ये स्टोरेज मैंने कितनी यूज़ करनी है, ये देखो मुझे 8 GB की स्टोरेज मिल रही है, 8 GB ऑफ स्टोरेज मिलेगी मुझे। नेटवर्किंग है, अगर आपने नेटवर्किंग की सेटिंग करनी है तो आप वो करोगे। इंस्टेंस की सेटिंग है, आपके सिक्योरिटी ग्रुप है जिसकी आप सेटिंग कर सकते हो, इसमें आपने अगर कोई पब्लिक प्राइवेट की करनी है तो आप इसे एज इट करोगे, तो यहाँ से आप उसे ऐड करोगे। तो ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ये मुझे एक मैनेजमेंट कंसोल मिला हुआ है, तो रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ मैं इस टाइम एज अ कंज्यूमर। तो क्या है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं ये एक आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं अपने यूजर्स को भी, और जो AWS के डाटा सेंटर में काम करते हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। और उनका पर्पस क्या होता है, वो अपने जो वर्चुअली रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। मैं अगर किसी कंटेनर को रन करूंगा, किसी वर्चुअल मशीन को रन करूंगा, कोई मैं जाके स्पेशली किसी सिस्टम पे नहीं कर रहा होता, मुझे एक वर्चुअली ऑनलाइन इंटरफेस मिला हुआ है, मैं उसके जरिए कर रहा हूँ। तो इट इज अ क्लाउड मैकेनिज्म विच प्रोवाइड्स द API एंड टूल्स टू द प्रोवाइडर टू डेवलप एंड यूज ऑनलाइन पोर्टल, कि वो ऐसे टूल्स मिल जाते हैं, और डील पोर्टल जो हैं ये कंज्यूमर के लिए भी अवेलेबल होते हैं। नीचे वाली लाइन का मतलब ये है कि ये एज वेल एज जो आपके प्रोवाइडर हैं और साथ साथ कंज्यूमर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आती हैं आपकी IT की रिसोर्स की यूजेज, ठीक है, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, ये देखें ये जितना भी यूज होगा, कोई इंस्टेंस है उसको हमने लॉन्च करना है, उसको टर्मिनेट करना है, वो जितना भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कर रहे हैं। प्लस आप देखोगे यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग भी इसकी ना होगी, अगर तो मैं यहाँ पे ढूंढूं कि काफ़ी देर से मैंने इंटरफेस इसका यूज़ किया था, बजट है, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये इसका क्लाउड वॉच नाम से है, वॉच, ये है क्लाउड वॉच, ठीक है, ये देखें ना, मॉनिटर रिसोर्स एंड एप्लीकेशन, बेसिकली ये क्लाउड वॉच है जो मॉनिटरिंग कर रहा होता है आपकी कि कितनी एप्लीकेशन का यूज हुआ, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपकी यूज नहीं हुई, कितना बिल आपको पड़ेगा, वो सारी ये क्लाउड वॉच की सर्विस कर रही होती है। तब तक ये रन हो जाती है। तो मैनेज एंड कंट्रोल IT रिसोर्सेज एंड रिपोर्ट्स जो है ये सब हम रिमोटली मैनेज कर रहे हैं। और अभी ये क्लाउड वॉच अगर ओपन होगा तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। देखो अभी मैंने S3 को मैंने कहीं यूज किया था, तो वो मुझे बता देंगे कि मैंने कितना यूज किया, देखें 1 डे 1 वीक के लिहाज से उसको पता लगेगा मुझे, वो बताएंगे सारी इंफॉर्मेशन। और यूजेज अगर मैं देखूंगा तो इधर मुझे ग्राफ की फॉर्म में यूज हो रहा है। लेट सपोज अभी तक मैंने कोई इतनी कोई सर्विस यूज ही नहीं की, तो मुझे कोई यूजेज मेरा 0 है। लेकिन जब आप इसको यूज करना शुरू कर दोगे तो वो आपको बताएगा कि आपने कौन सा रिसोर्स कितना यूज किया, इनसफिशिएंट डेटा। तो ये होती है बेसिकली मॉनिटरिंग, जो ये आपको कहते हैं ना IT रिसोर्स के यूजेज की रिपोर्ट, ये इसकी बेस पे मिलती है। तो जो क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो आपको एक तो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, दूसरा वो आपको स्टैट्स यूजेज की रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं। तो ये किन के लिए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी हो सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, एज वेल एज फॉर द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर कैन लुक एट द एंड चूज द वेरियस क्लाउड सर्विसेज। और ये बात ठीक है, ये देखें मैं देख भी सकता हूँ वेरियस सर्विसेज और इसके दरम्यान में कोई भी चूज भी कर सकता हूँ। तो ये बात तो आपके सामने है, अगर मैं यहाँ से प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर, आई एम द कंज्यूमर एंड आई एम वॉचिंग एंड आई एम चूजिंग द सर्विस। इस बात का मतलब ये है, ठीक है। और द चूजन सर्विस पैकेज इज या पैकेज इज सबमिटेड टू द क्लाउड प्रोवाइडर फॉर ऑटोमेटिकली प्रोविजनिंग। आप जब लाइट सेल पे अपना इंस्टेंस बनाते हो, जैसे कि मैंने 2 बनाए हुए हैं, जब इसको बना देते हो ना तो वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को मिल जाता है कि आप इसको अब फर्दर लॉन्च करो, या इस पे जो भी आप करना चाहते हो वो आपने फंक्शनैलिटी उस पर करनी है। अगर लाइट सेल को ही ले लेते हैं जिसके असाइनमेंट चल रही है अभी, तो जब इसका इंस्टेंस आप क्रिएट पे क्लिक करते हो ना, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट जाती है। जैसे ये है
तो इस पे जब मैं इसको लॉन्च करूंगा, इसको मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, तो ये स्टार्ट किसको रिक्वेस्ट जाएगी? सर्विस प्रोवाइडर को, मेरी तरफ से। ओके, तो द चूजन सर्विस या पैकेज इज सबमिटेड टू द क्लाउड प्रोवाइडर फॉर ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग। ये चीज, और वाया पोर्टल से जा रहा है, और ये सेल्फ सर्विस पोर्टल है, मैं अपनी खुद से सर्विस कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को भी ओपन करना है, किसी को क्लोज करना है, तो ये आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ, इसका मतलब ये। उसके बाद रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग, ये तो बात ठीक है। प्रोविजनिंग एंड रिलीजिंग ऑफ आईटी रिसोर्सेज ऑन डिमांड, बिल्कुल सही बात है, ये भी हम कर रहे हैं अपने कंसोल मैनेजमेंट में। और जो आपकी क्लाउड की सर्विस की स्टेटस है या उसकी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस है, वो सब भी हम देख सकते हैं। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग अभी प्रैक्टिकली करोगे भी, लेकिन क्लाउड की मैनेजमेंट का अगर टॉपिक हमने छेड़ा, जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन में वी आर बेसिकली रिमोटली मैनेजिंग आवर सर्विसेज। हम उन सर्विसेज को देख रहे हैं, उसकी बेस पे डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। अगर मैंने लिनक्स की वीएम यूज़ करनी है तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, फ्री टायर देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे हैं रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी चीज़ क्या है इसमें? एक तो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी है रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स। एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन है फॉर यूजर, क्लाइंट एंड कंज्यूमर। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या हैं? ये वो होते हैं किस तरह से जो एक क्लाउड सिस्टम में रिसोर्स पड़े हुए हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो किस तरह से मैनेज हो रहे हैं। अगर सॉरी, अगर मैं ये बात करता हूँ कि एक यूजर जो क्लाउड के एक पहले लास्ट में हमने देखा रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन का तो मतलब समझ आ गया आपको कि वो रिमोटली मैनेज हो रही है। और जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ये किसको मैनेज करेंगे? आपके रिसोर्सेज को। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट ही बेसिकली फादर रिसोर्स मैनेजमेंट है कि आपके रिसोर्स लाइक रैम, सीपीयू, वर्चुअल मशीन्स, जितने भी आईटी के रिसोर्स हैं, वो सर्विसेज आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। और इसको मैनेज करने के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर या वीआईएम। एक ऐसी मतलब एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो इसको मैनेज करती है फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑफ आईटी की रिसोर्स जो वर्चुअली। उसके बाद जब आप एक रिसोर्स की मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, तो रिसोर्स की मैनेजमेंट के साथ साथ जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें देखनी पड़ती हैं एज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वो ये आता है। पहले तो इसमें देखते हैं इसके टास्क क्या है। इसके टास्क में आता है आपके जो टेम्पलेट टू इनिशियलाइज वीएम, वर्चुअल मशीन को इनिशियलाइज किस तरह करना है, उसके टेम्पलेट्स, एलोकेटिंग एंड रिलीजिंग ऑफ वर्चुअल आईटी रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी वर्चुअल आईटी रिसोर्सेज हैं, उनको या तो वो किसी का एलोकेट कर रहा है या वो डी एलोकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर लाइट सेल में अपनी इंस्टेंस बना दिया, तो वो आपको एक रिसोर्स एलोकेट कर देंगे। लेट्स सपोज कोई वीएम एलोकेट कर देते हैं जिसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है। उसके साथ अगर एक टाइम आएगा, आप चाहोगे कि मैं इसको खत्म कर दूं, अब बस यूज कर लिया, तो आप उसे डिलीट कर दोगे। तो जो आईटी के रिसोर्स की रिलीजिंग है या एलोकेशन है, ये भी आपके रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं। दूसरा, जो आप सर्विस को स्टार्ट कर रहे हो, पॉज कर रहे हो, रिज्यूम कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, वो सब भी विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये चीज़ें। उसके बाद टिपिकली टास्क क्या है जी? इसमें कोऑर्डिनेशन करनी होती है। आपके आईटी रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, तो दो आईटी रिसोर्सेज के दरमियान में कोऑर्डिनेशन तो होगी। रिसोर्स की रेप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक मेरा सिस्टम है जिसमें मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसके साथ उसका मैंने रिज्यूम किया कि एक बैकअप सिस्टम भी है। अब वो बैकअप सिस्टम किस तरह चलेगा, फेल ओवर एप्लीकेशन उसकी किस तरह से होगी, ये सब चीज़ें तो कौन मैनेज करेगा? आपका रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से मैनेज होगी, ठीक है। और उसके बाद कितनी देर में ये आपका बैकअप सिस्टम अप हो रहा है, इनको मॉनिटर कौन करेगा? ये मॉनिटरिंग होगी साथ साथ इनकी, ठीक है। तो या तो एक तो वो ये करेगा उसको मैनेज रिसोर्सेज को, दूसरा एक मॉनिटर होगा जो उसको मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग की बेस पे आपको बिलिंग होगी। और दूसरा, कंज्यूमर, बिल्कुल ऐसी बात है कि कंज्यूमर यूज द रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स बेस्ड अपॉन एपीआई ऑफ रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम्स, कि वो एपीआई प्रोवाइड की जाती हैं जिसकी बेस पे कंज्यूमर अपने आईटी के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। आपने रिसोर्स को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, पास करना, वो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस कर रहे हो ना। तो ये इस चीज़ का बात है।
कि वो ऐसी उन्होंने एपीआई इंटीग्रेट की होती हैं जो उस रिसोर्स के साथ मैप कर रही होती है। तो ये एग्जांपल आप देख लें कि इसमें जो क्लाउड मैनेजमेंट में एक एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है, अगर तो वो एक नेटिव वीएम है, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, जिसकी मैंने बात की थी कि ये मैनेजर है जिसने आपकी वीएम को मैनेज करना है, ठीक है। तो जो क्लाउड के बाहर कंज्यूमर है उसको एक एडमिन पोर्टल मिला हुआ है, लेट्स सपोज आई एम, तो मुझे एक ऑनलाइन पोर्टल मिला हुआ है जैसे कंसोल है, लेट्स सपोज ये जो कंसोल मुझे मिला हुआ है ये वाला, जिसके जरिए मैं इसे मैनेज कर रहा हूँ, ये पूरा पोर्टल कंसोल मिला हुआ है मुझे। और अगर मैं इसे कंसोल कहूँ तो ये ठीक है वर्ड, क्योंकि यहाँ पे कंसोल लिखा भी होगा इन्होंने। ठीक है, ये कंसोल होम, तो ये एक ना, ये देखो ये कंसोल में आ गया मैनेजमेंट कंसोल, तो इसमें मुझे वो सारी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन ये ड्रॉप डाउन में है, बट ये सारी वो सर्विसेज हैं जो आप यूज़ करते आए हो, EC2, DynamoDB, ये ठीक है। तो ये मुझे एक पोर्टल मिला हुआ है यूज़र कैंड से, मैं डायरेक्ट क्लाउड को एक्सेस नहीं कर रहा, फिर बाद में मैं उसको जो VIM है उनको एक्सेस किया जा रहा है। बट जो नेटिव VIM कंसोलर है वो किस तरह से, वो डायरेक्ट क्लाउड के इस जो क्लाउड का जो आपको ये नज़र आ रही है लाइन्स, इसके अंदर बैठा हुआ है, देख रहे हो आप, ये इसके अंदर बैठा हुआ है, ये जो नेटिव क्लाउड है। तो इसका क्या होगा, ये डायरेक्ट ही एक्सेस कर रहा है, ये किसी कंसोल के थ्रू या रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू नहीं जा रहा। ये एडमिन पोर्टल आएगा ना मेरा लॉगिन सिस्टम के बाद, वो मुझे एडमिन पोर्टल मिलता है, एडमिन पोर्टल के बाद VIM, देन VM। लेकिन जो क्लाउड वाला बंदा है जिसने वो प्रोवाइडर है या जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, वो डायरेक्टली नेटिव VIM को यूज़ कर रहा होता है, उनका पोर्टल ये नहीं होता, उनको और पोर्टल मिला होता है, वो अब हम है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मैं वो आपको दिखा नहीं सकता अभी। तो एक आपका बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम है कंसोल, सॉरी, एक तो हमने देख लिया रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो क्या करता है रिमोटली आप उससे मैनेज कर रहे हो, इंस्टेंस बना रहे हो, VM बना रहे हो। दूसरा हमने देखा रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए यूज होगा। अब बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो उसकी बिलिंग के लिए यूज होगा। कोई रिसोर्स अगर यूटिलाइज किया गया, कोई रिसोर्स को आपने यूज किया, तो उसकी बेस पे जो बिलिंग बनेगी वो आपका बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम करता है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम किधर है, इधर हमारे पास होगा कोई कॉस्ट में, ये है कॉस्ट एक्सप्लोरर, ये बेसिकली हमारा बिल की मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, जिसकी बेस पे अपनी कॉस्ट देख लेते हैं कि इतना बजट होगा या इतनी कौन कौन सी सर्विसेज को यूज़ करनी चाहिए, किन किन सर्विसेज की वजह से मेरे पास ज़्यादा बजट, मतलब आउट ऑफ बजट जा रहा हूँ मैं। तो ये सारा बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट आपकी हो रही है, ठीक है, ये कॉस्ट मैनेजमेंट इसमें आएगी। अब आप देख रहे हो, अब कॉस्ट एक्सप्लोरर है, रिपोर्ट है, बजट है, ये जितनी भी बातें मैंने की हैं कॉस्ट के रिलेटेड, इस कंसोल के अंदर आपको कॉस्ट के रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी एक फीचर है जो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कॉस्ट या बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका इस तरह से होता है। तो बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, कोई भी आपको पे पर यू यूज़ की बेस पे बिलिंग दे रहा है, या आपने कोई फ्लैट रेट्स पे आपने कोई सर्विस यूज़ की तो उसकी क्या बिलिंग होगी, कोई अगर सिस्टम आपका डाउन हो गया तो उसकी बेस पे आपको चार्जेस नहीं डालने, कितनी देर के लिए वो डाउन रहा, ये सारी चीज़ों की ट्रैकिंग जो है, ये इनके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उस रिपोर्ट की बेस पे आपका बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्शन लेता है और वो आपको बिल जनरेट करके देता है। और वो जो बिल जनरेट होगा वो आपके एग्रीमेंट में या SLA के एग्रीमेंट में लिखा होगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो इस लेक्चर में जो भी इश्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। मैंने तो कोशिश की कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको दिखा सकूं, जो चीज़ें आप पढ़ोगे तो वो बेसिकली जो पढ़ रहे हो वो आप यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर जब हमने पेपर के लिए इसको पढ़ना तैयार करना है तो ये थ्योरी बेस्ड ही करना है, इसी तरह स्लाइड्स ही करनी है ना बस? ये बेसिकली है ही थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल बेस है। मैं तो ये कहूँगा प्रैक्टिकल का ही ये आपका काम है। जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ इसीलिए प्रैक्टिकल की दे रहा हूँ कि आप लोगों की इम्प्लीमेंटेशन आप कर लो असाइनमेंट की फॉर्म में, बट थ्योरी जो है वो फिर आपका थ्योरी बेस ही होगा जो कि आप पढ़ रहे हो। सर आज क्विज हो ना?
जी क्विज है, और वो आई थिंक ओपन हो गया होगा आपका, लेट मी चेक। ये क्विज आपका सारा रहना देते क्योंकि काफी सारे बच्चों के ना ईमेल्स ब्लॉक हो गई हैं अभी इसकी वजह से। सर पेपर अगर प्रोजेक्ट बेस्ड हो जैसे आपने असाइनमेंट दिया तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा सर मुझे? लेकिन वो हो सकता था, बट अभी अलाउ नहीं है आपका। इसी तरह से फाइनल्स होंगे मिड के साथ, लेकिन वैसे प्रोजेक्ट आपका अलग है। 15 मार्क्स का प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दूंगा, वो प्रोजेक्ट अलग है आपका। सर क्विज आज आप नहीं लेते सर? नहीं क्विज तो होगा, क्विज हर लेक्चर के बाद होगा, ये सर यूनिवर्सिटी काफी सारे बच्चों की ना ईमेल्स ब्लॉक हो गई हैं तो वो हो सकता है 1-2 दिन लगेंगे उन्हें खुलवाने में, फीस वगैरह देने में। एकदम तो से आज जरा पोस्टपोन कर देते तो बेहतर था। इसलिए ये पेनल्टी है। और ये अगर जो बच्चे नहीं करवाएंगे वो इसी तरह ही करवाएंगे ना जमा, कि हम फी देंगे तो हमारा पोर्टल ओपन होगा तो हम लोग अपनी क्विज करेंगे। अगर तो उन्हें ये पता हुआ कि भाई जब मर्जी क्विज देंगे तो वो फी नहीं जमा करवाएंगे। तो बेसिकली अब भी क्विज हो जाएगा, और आप लोगों की ग्रेडिंग भी उसी की बेस पे होगी, उसके बाद रिस्पॉन्स ऑफ कर दूंगा मैं। सर तो क्विज आपने अपलोड कर दिए? वो अपलोडेड है, बट ये है कि 6:10 पे मतलब आपका ओपन हो जाएगा। मैंने वो टाइमर लगाया हुआ है, अभी 10 मिनट हैं, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन हम लोग उससे पहले पहले अपना दूसरा लेक्चर भी डिस्कस करते हैं। सर जी बस करें सर जी, 10 मिनट बात करते हैं। देखें अभी है सर। चाय आज शाय पीते हैं सर, आप भी चाय बनाएं, हम भी चाय वगैरह पीते हैं सर, टी टॉक करते हैं। सॉरी, आपका भी गला खराब है सर, काफी हो गया रहने आपको तो सर जी जोशांदा की भी जरूरत है साथ, ओके। छोड़ें। तो फंडामेंटल ऑफ क्लाउड आ गया, ये अब हमने खत्म कर लिया। ये कितनी 28 स्लाइड्स हैं, और ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, 10 मिनट सर समझो। स्लाइड्स बंद करके एक्सप्लेन कर दें, ओके जल्दी हो जाएगा। ओके, चलो वैसे कर देता हूँ। ओके, ये जो है ना, अब आपने क्लाउड की मैनेजमेंट देख ली, किस तरह से आपने उसकी मैनेजमेंट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक आपका रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, उसके बाद रिसोर्स की मैनेजमेंट आ गई, फिर कॉस्ट की जो मैनेजमेंट है वो देख लिया हमने। देन हमने ये देखा कि आपके SLAs जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस या कौन सी उसकी बेस्ट गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं हम। उसके बाद हमने ये देखा कि कॉस्ट को किस तरह से हमने, अगर एक डिसीजन लेना है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाउड पे मूव करना है कि नहीं करना, तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको उसने चेक करना है, ये भी हम देख चुके हैं। लेकिन सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी देखे। उसके बाद हमने क्लाउड के डिफरेंट मॉडल्स को देखा, जो सर्विस मॉडल हैं इन वो देख लिए, डिलीवरी मॉडल देख लिए हमने। ठीक है, अब हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे ये बेसिकली है क्लाउड का आर्किटेक्चर। मतलब ये किस तरह से ये एक ऐसा आर्किटेक्चर बनेगा जिसकी बेस पे ये जो क्लाउड है ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं जिनसे मिलकर ये एक आर्किटेक्चर बना है। वो इनमें कुछ एक है रिसोर्स पूलिंग आर्किटेक्चर। रिसोर्स पूलिंग, ये आपको वर्ड से क्या लगता है? एक रिसोर्स पूलिंग है, एक डायनामिक स्केलेबिलिटी है, एक आपका वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन का आर्किटेक्चर है, और आपका अभी जो हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में, एक आपका है जो सर्विस की डिस्ट्रीब्यूशन है और सर्विस की मैनेजमेंट के रिलेटेड आर्किटेक्चर है। इनको सिर्फ नाम से ही समझ लेंगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, वो लेक्चर आपको प्रोवाइड मैंने कर दिया हुआ है। देखो शहर यार, जो रिसोर्स पूलिंग आर्किटेक्चर है इसमें ये होता है कि जितने भी रिसोर्स हैं, रिसोर्स कैन बी एनीथिंग। रिसोर्स में मैं ये कहता हूँ IT के रिसोर्स में क्या आता है आपके पास? रैम, हमारे पास हार्ड ड्राइव, हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस, प्रिंटर्स, सब आते हैं ना। लेकिन रिसोर्स पूलिंग आर्किटेक्चर क्या कहता है कि आपने अपने जितने भी रिसोर्स हैं उनकी पूलिंग कर देनी है। पूलिंग मीन हमने डिफरेंट पूल्स बना देने, और वो जो डिफरेंट पूल्स हैं उनमें हमने सेम टाइप के रिसोर्सेज को ऐड करना। ठीक है, अब ये सेम टाइप के रिसोर्सेज से क्या मुराद है? क्विज है ना 6:10 पे आपको आएगा, अभी 10 मिनट हैं इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो रिसोर्स पूलिंग में क्या होगा, जितने आपके सेम टाइप के रिसोर्स हैं वो एक पूल में आप डाल दो। अब सेम टाइप में अगर मैं ये कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कहता हूँ सर्वर के, हमारे पूल, सर्वर पूल हम लेते हैं। सर्वर पूल में होता है ये है कि आप क्या करते हो, रेडी टू यूज सर्वर्स बना के उन्हें एक पूल में रख देते हो, जिसका नाम आपने सर्वर पूल रख दिया। अब सर्वर पूल में आपके पास विंडोज के सर्वर भी हो सकते हैं, लिनक्स बेस्ड सर्वर भी हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है अपना OS उसके सर्वर भी हो सकते हैं, जिनको आप कॉन्फ़िगर कर देते हो प्रॉपरली, कॉन्फ़िगर करके वर्किंग कंडीशन में। लेकिन वो किसी के साथ अफिलिएट नहीं हुए होते, बट वो मतलब रेडी टू यूज होते हैं। उन सब को आप इकट्ठा करके रख देते हो
जिसको हम कहते हैं अगर ये पूल बन गया हमारा कि एक ही टाइप के सब ही सर्वर हैं, चाहे कोई विंडोज का है चाहे कोई लिनक्स का है, बट दे आर इन द सेम पूल। एक पूल में क्यों है, उनकी टाइप सेम है, सब सर्वर है। इसे हम कहेंगे ये हमारा कौन से पूल का है, ये हमारा सर्वर पूल है, फिजिकल सर्वर का पूल है। अगर मैं ये कहूँ कि नेटवर्क पूल क्या हुआ, इन सर्वर्स को जब कनेक्ट करने के लिए जितनी भी नेटवर्किंग की डिवाइसेस हैं, दैट कैन बी एनी डिवाइस, कोई आपके राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, हब्स हैं, जितनी भी, अब ये कैटेगरी किस में आ रही है आपकी नेटवर्किंग की। तो जब ये सब नेटवर्किंग की कैटेगरी में आ रही हैं, उनकी टाइप सेम है, यूजर डिफरेंट है, कोई हब है, स्विच है, रिपीटर है, उन सब को हम इकट्ठा कर लेंगे जब, तो ये किस कैटेगरी में आ गया आपका नेटवर्क पूल में। इसी तरह से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स के इंटरफेसेस या टेम्पलेट्स बना के रख देते हैं, वो चाहे विंडो की है, चाहे वो विंडोज 7 की है वीएम, चाहे वो विंडोज 10 की वीएम है, या वो लिनक्स बेस है जिसमें सेंटोस पड़ा है, रेड हैट लिनक्स है, काली लिनक्स है, जितनी भी वीएम्स है उन्होंने उनको इकट्ठा करके पूल में डाल दिया, उस पूल का नाम क्या रख दिया, ये हमारा वीएम पूल है। तो इस तरह से ये जो इस तरह से जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है, इसे कहते हैं ये पूलिंग आर्किटेक्चर है। ठीक है, रिसोर्स की पूलिंग कर दी गई हमारी, एक चीज। दूसरा, अब इसमें जो नया कॉन्सेप्ट है सिबलिंग का और नेस्टेड पूल का। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें आप देखना सिबलिंग जो होते हैं, पूल के सिबलिंग्स भी बन जाते हैं और पूल की नेस्टेड पूल भी होते हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि एक मेजर पूल है जिसको आप कह रहे हो कि इसमें आपके फिजिकल सर्वर भी हैं, इसमें आपके स्टोरेज सर्वर भी हैं, स्टोरेज में कह रहा हूँ कि एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ये सब आपका उस पूल में आ गया, स्टोरेज के पूल में। नेटवर्क पूल भी है। एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उसने सब रिसोर्सेज को कुछ कुछ हिस्से, मतलब जैसे उसने फिजिकल सर्वर ले लिए, उसने वीएम्स ले ली, उसने वो बाय करके उसने एक अपने पास मेजर सिस्टम बना लिया कॉम्बिनेशन करके। क्विज होगा भाई, होगा रिजवान, होना है क्विज, अभी आपने देना है। तो जब आपने ये बना लिया सिस्टम, तो इसके सब सिस्टम भी बन, अब वो एक मेजर सिस्टम का एक सब सिस्टम बन गया, जो क्या कर रहा है, जिसमें आप यूज कर रहे हो, अगर फिजिकल सर्वर 50 पड़े हुए हैं आपके डाटा सेंटर में, ठीक है, नेटवर्क में आपके पास मल्टीपल नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन की चीजें पड़ी हुई हैं, बट जिसने आपसे वो यूज किया उसने इसका एक सब सिस्टम आपसे ले लिया। बाद में क्या होगा, उस सब सिस्टम से जिसमें आपके फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ सर्वर, वर्चुअल सर्वर भी हैं आपके पास, वीएम्स भी हैं, उसके बाद आपके पास नेटवर्किंग की दूसरी चीजें भी पड़ी हुई हैं, तो वो उनको जब अपने आगे डिप्लॉय कर रहा है, इसे हम कहेंगे ये उसके सिबलिंग्स हैं। कि एक डाटा सेंटर से, जैसे हम करते हैं डेडिकेटेड, अगर मैं करता हूँ कि मैं गो डैडी से होस्टिंग खरीद लेता हूँ अनलिमिटेड, मैंने उनसे खरीद ली, लेकिन मैं आगे बंदों को शेयर कर रहा हूँ, हर एक को मैं आगे दे रहा हूँ, ठीक है, वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर ये समझो कि अगर मैं एज, जो सिबलिंग का कॉन्सेप्ट ये होगा कि मेरे से जो होस्टिंग खरीद रहे हैं, ठीक है, मैंने तो GoDaddy से ले ली ना, जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, मैं उसकी सर्विस यूज कर रहा हूँ, बट आगे जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैंने उनसे खरीदा, चाहे ईमेल सर्विस भी खरीदी है, सी पैनल की सर्विस भी खरीदी हुई है, मैंने उनसे अपना ये जो है डोमेन्स भी काफी खरीदी हुई है, मेरी उनसे रजिस्ट्रेशन है कि डोमेन रजिस्टर्ड भी होगी विद सम कमीशन, ठीक है ना, तो वो मैंने उनसे लिया हुआ है, बट मैं आगे अपनी सर्विस दे रहा हूँ, और जरूरी नहीं कि हर बंदा मेरी सारी सर्विसेज को यूज कर रहा है। आप आए हो, आपने शायद मेरे से सिर्फ वेब होस्टिंग ले ली, आपने डोमेन नहीं रजिस्टर करवाई, आपके पास डोमेन पहले से थी, ठीक है। तो अगर इस तरह से का यूज हो रहा है कि रिसोर्सेज को एक बंदे ने खरीद लिया, जब आगे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो इसके सिबलिंग बन रहे हैं, जो इसके नेस्टेड चाइल्ड हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज यूज नहीं कर रहे, तो या वो डिफरेंट सर्विसेज यूज कर रहे हैं। एक कंज्यूमर, लेट सपोज जमशेद ने एज अ मेरे से उसने ले ली एज अ कंज्यूमर, मेरे से उसने सिर्फ ईमेल की सर्विस ले ली जो GoDaddy प्रोवाइड करता है, साथ उसने मेरे से वेब होस्टिंग ले ली, वो भी अनलिमिटेड नहीं ली, जितनी भी ली। उसके बाद शहरियार ने मेरे से SSL की एक ले ली, डोमेन ले ली, और SSL की सर्टिफिकेशन ले ली 1 ईयर की। तो दोनों आप कंसिडर होगे, अगर मेरी हायरार्की में तो मेरे हो, बट आप दोनों सिबलिंग हो, क्योंकि आप दोनों कॉमन रिसोर्स को शेयर नहीं कर रहे, आपके रिसोर्सेज डिफरेंट है। लेकिन अगर रिजवान आता है और रिजवान और जमशेद के रिसोर्स सेम होंगे, तो आप लोग नेस्टेड सिस्टम्स हो, ठीक है। तो अगर तो वो आप बिल्कुल सेम सिस्टम को यूज कर रहे हो, मतलब अगर मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं, आप एज रिजवान मेरे सारे रिसोर्सेज ले लेता, बट लिमिटेड क्वांटिटी में,
तो ये मेरा नेस्टेड सिस्टम है। बट अगर शहरियार और जमशेद ने मुझसे लिमिटेड रिसोर्सेज लिए बट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज ले लिए, तो वो एक दूसरे के सिबलिंग हैं, वो सिबलिंग कंसिडर होंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको आगे पढ़ोगे स्लाइड में, लेक्चर में मैंने और एग्जांपल दिया है, यहाँ पे मैंने और एग्जांपल दे दिया है, तो उसको सुन लेना। अगर आपको वहां से समझ आ जाए ठीक है, अदरवाइज आप ये समझ लेना। तो रिसोर्स पूलिंग में आपको ये नेस्टेड, ठीक है, मैं नेस्टेड देखो नेस्टेड पूल में क्या आ रहा है, नेस्टेड पूल आर ड्रॉन फ्रॉम अ बिगर पूल। जो मैं, अगर मैंने कहा मैं एक पूल हूं तो मैं एक बिगर पूल हूं, एंड कंसिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ आर्टिड रिसोर्सेज एज प्रेजेंट इन द पेरेंट पूल। कि सारे वही रिसोर्सेज होंगे जो कि पेरेंट के पास हैं, बट वो कम होंगे, इतने नहीं होंगे जितने मेरे पास हैं, लेकिन आप वो यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप मेरे नेस्टेड पूल हो। बट इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया वो ये है सिबलिंग का। तो सिबलिंग पूल आर इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड एंड मे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आईटी रिसोर्सेज। ये है, इनमें आईटी रिसोर्सेज डिफरेंट हो जाएंगे। जो मैंने एग्जांपल भी दिया आप उससे मैप कर लेना, आपको उसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरा ये डायनामिक स्केलेबिलिटी का आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर में रिसोर्स पूलिंग खत्म हो गया यहाँ पे। डायनामिक स्केलेबिलिटी, डायनामिक का मतलब रन टाइम पे, स्केलेबिलिटी स्केल अप स्केल डाउन को हम कहेंगे स्केलेबिलिटी। और ये किस तरह से अचीव की जाती है इस आर्किटेक्चर में, क्या होता है कि एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग। रिसोर्स में दो तरह की होती है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल। इसको आप समझ लो। देखो अगर मैं बात करता हूँ ना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, इसकी एग्जांपल से आप देखो। मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक सिस्टम है पीसी, जो पर्सनल कंप्यूटर थे, उसके मदरबोर्ड पे 1 2 3 4 स्लॉट्स हैं। जो 4 स्लॉट की बात कर रहा हूँ ना रैम के लिए, दूसरा सिस्टम उसमें 8 हैं। तो अगर इस तरह से मैं कहता हूँ कि मैंने अब नया सिस्टम लगाना है जिसमें 8 स्लॉट्स होंगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहा हूँ 8 स्लॉट ऑफ रैम। बट जब मैं एक स्लॉट को देखूं तो मेरी एक रैम की स्लॉट है 8, लेट सपोज गीगाबिट 8 जीबी की है, ठीक है। लेकिन इसकी अगर वर्टिकल स्केलिंग करूंगा तो वो मेरी एक रैम की स्लॉट को कितना स्केल अप कर सकता हूं, दैट इज वर्टिकल स्केलिंग। 8 से मैं चाहे उसको 256 कर दूं या मैं उसको 16 जीबी करूं, लेकिन वो स्लॉट कितना सपोर्ट कर सकती है वर्टिकल स्केलिंग में, ये मैटर करेगा कि जिस पे मैं रैम प्लग कर रहा हूँ अपनी। अगर वर्टिकल स्केलिंग की बात है कि वो एक रैम जो स्लॉट में प्लग होगी वो कितना स्केल अप हो सकती है, दैट इज वर्टिकल स्केलिंग। 8 से 16 से 32 तक, इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो वो कितनी नंबर ऑफ स्लॉट्स, ओके, ये इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग ये होती है। अब इस बेस पे जो आर्किटेक्चर है वो क्या है उसको देख लेते हैं। डायनामिकली मतलब ये रन टाइम पे क्लाउड है तो ये डायनामिक होगा ना, मतलब हम खुद से जाकर तो नहीं। आपने एक वीएम बनाओ, अभी आप देखना आगे EC2 कंटेनर जब बनाओगे क्या करते हो, जैसे ही वर्कलोड इंक्रीज होता है दैट इज डायनामिक स्केलिंग। लेट्स सपोज नेटवर्क बैंडविड्थ मैंने खरीदी हुई थी, मैंने अपनी जो प्री कॉन्फ़िगर्ड की, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 500 पर्सन मेरी वेबसाइट को एट अ टाइम विजिट कर सकते हैं 1 घंटे, मतलब जब विजिट होगा ना तो एवरेज जो है वो 100% की है, इससे ज्यादा नहीं होगा। कोई ऐसा इवेंट आया, कोई ऐसी प्रमोशन मैंने चला दी अपनी वेबसाइट पे जो कि मेरी क्लाउड पे होस्टेड है, तो उस प्रमोशन की वजह से मेरी ट्रैफिक एकदम बहुत ज्यादा बूस्ट आ गया, 1000 कस्टमर एकदम से आ गए हैं, ठीक है। अब दैट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है, दैट इज स्केलिंग बेसिकली। इसे हम डायनामिक स्केलिंग कहेंगे कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से, जो मैं अपनी सर्विस यूज कर रहा हूं, मैंने तो बताया 100 यूजर, अब एकदम से 1000 आ गया, तो वो 1000 यूजर को किस तरह मैनेज करेगा, किस तरह वो बैंडविड्थ एकदम से उसको अप कर देगा। ये वो मैनेजमेंट है जिसको इस आर्किटेक्चर के जरिए की जाती है, डायनामिकली रन टाइम पे चेंज किया जाता है। तो क्लाउड का मजा ही इसमें है कि आप जैसे ही इलास्टिसिटी क्या है, रिसोर्स आपको डायनामिकली मिल रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, पे पर यू यूज, जितना आपका रिसोर्स यूज होगा उतने आप पैसे दोगे। तो और इसमें जो है ना स्केलिंग, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड एंड अकॉर्डिंग टू सम प्रीसेट थ्रेशोल्ड है, ये बात भी आपने याद रखनी है। देखो प्री कॉन्फ़िगर्ड एंड अकॉर्डिंग टू सम थ्रेशोल्ड, मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल आप इस तरह सोचो कि अगर मैं 1000 यूजर अगर आ भी जाता है, उसकी बेस पे जितना बिल बनेगा चाहे वो पर आवर मुझे चार्ज करेंगे, आई एम नॉट एबल टू पे दैट, पॉसिबिलिटी है ना।
कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तो दे सकता है मुझे, लेकिन मैं एज कंज्यूमर नहीं पे कर सकता, तो मुझे एक थ्रेश होल्ड डिफाइन करना पड़ेगा अपना, कि भाई ठीक है इतना ही तो मेरी मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट तो 100 की है, लेकिन मैक्सिमम 500 तक ठीक है, उससे बाद चलो सर्वर डाउन भी कर दो तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता एक्स्ट्रा। तो कोई ना कोई थ्रेश होल्ड डिफाइन कर दिया जाता है, या यूजर की तरफ से, या वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी थ्रेश होल्ड डिफाइन कर देते हैं कि इस लिमिट से ज्यादा मैं रैम नहीं दे सकता। जिस वीएम पे आपकी, जिस फिजिकल सर्वर पे आपकी पर्टिकुलर वीएम रन कर रही है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ही 1 टेराबाइट है, क्या वो 1 टेराबाइट से ज्यादा आपको दे सकता है? नहीं दे सकता स्टोरेज उस टाइम के लिए, बाद में वो चाहे आपको दे देगा, लेकिन उनकी अपनी भी कोई लिमिटेशंस होती हैं कि जिससे वो सीड नहीं कर सकते। ओके, तो ये आप देखो, डायनामिक स्केलेबिलिटी को आपने ये देखना है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का कोई कंज्यूमर है, दो कंज्यूमर है, वो एक टाइम पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और एक वीएम पे दो सर्विसेज, सेम टाइप ऑफ सर्विसेज चल रही हैं, देख रहे हो आप सर्कल में, ये सेम टाइप की सर्विसेज चल रही हैं, और दो रिक्वेस्ट आई हैं, अज्यूम ये कर रहे हैं हम कि एक टाइम पे एक सर्विस एक रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकती है, और इस केस में दोनों सर्विसेज ने रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी। आगे देखो, दो कंज्यूमर और आ गए, जब दो कंज्यूमर और आ गए हैं, तो जो हमारे पास उसका लगा हुआ है, लिसनर लगा हुआ है, स्केलेबिलिटी का लिसनर एएसएल है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं स्केलेबिलिटी का लिसनर है ये बेसिकली। ये जो लिसनर है ये लिसन कर रहा है, और इसने देखा कि अब दो रिक्वेस्ट आ गई हैं, अगर तो ये इसी तरह से वीएम पड़ी है, एक वीएम दो सर्विसेज हैं, और एक सर्विस एक टाइम पे एक बंदे को सर्व कर सकती है, तो मेरी दो रिक्वेस्ट तो ज़ाया चली गई। तो रिसोर्स रेप्लिकेशन का मॉड्यूल क्या करेगा, वो इसको रेप्लिकेट कर देगा, डायनामिकली स्केल अप कर देगा, आपकी एक वीएम से दो वीएम बना देगा, उसकी डुप्लीकेट वीएम बना देगा। अगर डुप्लीकेट वीएम है तो उसमें भी दो सर्विसेज हैं, आगे एग्जांपल में देखो। तो उसने क्या किया, उसी वीएम की एक कॉपी बना दी, और अब टोटल चार सर्विसेज हो गई ना, दो उस वीएम वन की, दो नई रेप्लिकेटेड वीएम की, तो वो उनको सर्व कर देगा। और जैसे ही ये दो कंज्यूमर अपनी सर्विस करके चले गए, तो रेप्लिकेटेड वीएम खत्म हो गई, पुरानी वीएम अप हो गई। तो जितने टाइम के लिए आपकी वीएम टू ऑन हुई है, स्केल अप हुई है, उतने टाइम के लिए आपने चार्जेस पे करने हैं क्लाउड को। सर टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक अरे है, टाइम हो गया। फॉर टुडेज लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर में भी, इसको लेक्चर तो नहीं बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन ही है, तो आप लोग पूछना, और जो आपका लिंक नहीं आया सर क्विज का। जो क्विज ओपन हुआ है वो इसी के रिगार्डिंग है, जो मैंने पढ़ाया है इसी के रिलेटेड आपका Please क्विज, launch in codify.com. तो आप लोग इसको सॉल्व करो, क्विज में आपको My name is ओके, योर क्विज इज ऑलमोस्ट आप, ठीक है, आप लोग अब अपना क्विज सॉल्व करो, मैं इसके रिस्पॉन्सेज ऑन कर रहा हूँ, एंड यू हैव 10 मिनट्स, और आपने 10 मिनट, खाली जी, 10 मिनट। तो ये 5 नंबर 5 क्विज है, मैं 10 मिनट आपको ज्यादा दे रहा हूँ। हाँ सर जी, सर फिर जल्दी पूछने जल्दी बताएं, पूछना हमसे भी तो करें। होता है एक दूसरे को। अब तो ग्रुप में सर भी नहीं, अब डायरेक्ट ही पूछ लो जब ग्रुप में पूछना है तो। काउंटर ऑनलाइन, सर बता ही दिया करें आप। आपके पास है, सर ये इधर ईमेल क्यों आ रहा है? सॉरी, रोल नंबर की जगह ईमेल आ रहा है। ईमेल एड्रेस अपना ऐड करो ना आप, उसके तो बाद ये यूनिवर्सिटी वाला करेंगे वैसे? यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी के बाद बगैर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको। आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका ये क्विज बंद हो जाएगा। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ।
बच्चों वीडियो आपने जरूर देखनी है, क्योंकि ये वीडियोस देखोगे तो आपको लेक्चर की समझ आएगी और पेपर में यही चीजें पूछी जानी है। सर कौन सी वीडियो? जो मैं आपसे शेयर करता हूँ लेक्चर्स की ना, लेक्चर की वीडियो भी होती है, वो आप पढ़ के आया करो। आज मैं आप लोगों के लिए नई असाइनमेंट के टास्क शेयर कर दूंगा आप लोगों से, जो टास्क 2 होगा उन बच्चों के लिए जो असाइनमेंट 1 नहीं करना चाहते, और नेक्स्ट वीक में इसकी आपकी सबमिशन है। सर रिस्पॉन्स टाइम बंद किया हुआ सिक्योर वाला? नहीं तो उस टाइम ऑन है, आप स्कोर शो नहीं हुआ सर मुझे। बाद में जिससे जा सकता है। सर मैंने क्विज तो करके ना अपलोड कर दिया है, मैं कह रहा हूँ स्कोर शो नहीं हुआ सर। हाँ जी, स्कोर आपको मिलेंगे बाद में, अभी नहीं। अच्छा, पहले तो यही होता था ना कि साथ ही मिल जाता। जब आपका सेशन ऐसा ही कर दिया करे, साथ ही वो स्कोर भी शो हो जाए करे सर। चले ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। सर जी जा सकते हैं? जी जिसने कर लिया वो जा सकता है। एंड अल्लाह हाफिज सर। और अदर जी जी हैव 3 मिनट्स। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने होस्टिंग के लिए कहा है, तो मेरी होस्टिंग पहले से है, एक तो प्राइवेट सर्वर भी है और एक नेमचीप पे भी है, तो मैं उस पे नहीं कर सकता? नहीं नहीं बच्चे, आपने ये उस पे नहीं करना, करना है तो आपने इस पे सर उस पे $1 एम ही देना है अमेज़न पे।
हाँ बिल्कुल, आपका वो उसके लिए ही ये टास्क है। अदरवाइज तो लोग आप दूसरे पे भी कर सकते हो, GoDaddy पे कर लो, ब्लूहोस्ट पे कर लो, लेकिन नहीं, आपने इस पे कर। तो सर आपको भेजना क्या उसके बाद? रिपोर्ट भेजनी है आपने। रिपोर्ट में मतलब वो नहीं बना, हमने सिर्फ लिंक वगैरह नहीं भेजना कि होस्टिंग करने के बाद? नहीं नहीं नहीं, आपने रिपोर्ट लिखनी है। मैंने इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा आपसे, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है किस तरह से आपने ये मुझे रिपोर्ट सबमिट करवानी है। मैं उसकी डेमो के तौर पे वो जो सर वो जल्दी बता दें, आपने आज की डेट रखी हुई है। नहीं नहीं, मैं एक्सटेंड कर दिया, डेट उसकी एक्सटेंड कर रहा हूँ नेक्स्ट चलें वीक। ठीक, कब तक है सर? नेक्स्ट वीक तक, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा उसकी। ठीक ठीक है सर, थैंक ये यू। तो डेमो के तौर पे वो रिपोर्ट देख लेना आप। और दूसरा, मैं टास्क भी चेंज कर दूंगा, ताकि जो बच्चे, चेंज तो नहीं करूंगा, उसमें एक और टास्क ऐड कर दूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे टास्क 1 नहीं कर सकते। जी ठीक है सर, शुक्रिया। जी, अल्लाह हाफिज। Okay, your time is up. I'm turning off responses. Okay बच्चों, मैं रिस्पॉन्स ऑफ कर रहा हूँ। ओके बच्चों, आपका रिस्पॉन्स ऑफ कर रहा हूँ मैं, और वाइंड अप करो जल्दी से। और ओके, आई एम टर्निंग ऑफ रिस्पॉन्सेस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।